जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे करते हैं लाइक और हमें इसका वेट दिखाना होता है तो हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं. इज इट? ठीक है. सो ये पॉइंट पे हम दिखाते हैं कि इस पॉइंट पे वेट है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. राइट, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, the point where whole weight of the system can be supposed to be concentrated is called the center of gravity. Whole weight, right? Like this pen is in my hand, मैं इसको ऐसे रखूंगा तो इसको यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं. हो जा, नहीं होता. ओके, सो दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. जो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसी को हम सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं. सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर द सेम पॉइंट. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स द पॉइंट वेयर होल वेट इज एक्टिंग. सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर होल मास इज एक्टिंग. यानी हम पूरे सिस्टम को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दें और पूरे सिस्टम का मास उस पॉइंट पे ले आए. सो दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास. राइट, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर द सेम पॉइंट. लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब होता है जब ग्रेविटी होती है. अगर ग्रेविटी नहीं है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नहीं होगा. बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी. और जब ग्रेविटी नहीं है तो वेट नहीं है, लेकिन मास हमेशा है. तो इसलिए मेन इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास. ओके, विच बिकम सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन ग्रेविटी इज प्रेजेंट. इज इट क्लियर? सो अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करें तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम में इट मे बी अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, इट मे बी अ सिस्टम ऑफ बॉडीज. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज अ पॉइंट वेयर whole mass of system may be supposed, where whole mass of system may be supposed to be concentrated, may be supposed to be concentrated. Right? So this is what we say the center of mass. Is it clear? Yes, sir. Right. जो concept of center of mass है वो क्या है? The concept of center of mass, I will write now CM. Okay, CM is not chief minister, it is center of mass. Concept of center of mass enable us to study motion of system enable us to study motion of system by replacing the system, by replacing the system with a point mass. यानी पूरे सिस्टम को हम एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसके मोशन को स्टडी करते हैं. यानी पूरे के पूरे सिस्टम को स्टडी ना करके पॉइंट मास को स्टडी करते हैं. राइट, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास इज सिग्निफिकेंट फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन. फॉर द रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास इज नॉट सिग्निफिकेंट. रोटेशनल मोशन के लिए हमने एक और सेंटर पढ़ा था, दैट इज विच सेंटर? दैट इज सेंटर ऑफ गायरेशन. राइट, तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हम पूरे सिस्टम के मास को एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड समझ सकते हैं और उस पॉइंट के मोशन को स्टडी कर सकते हैं. राइट, all the forces acting on system
may be taken may be considered as acting on center of mass for translatory motion, right? And remember, this is just limited to translatory motion, okay, right? अब देखोगे हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, हम जितनी भी फोर्सेस लगाते हैं तो कहाँ लगा देते हैं, सेंटर पे लगा देते हैं, ठीक है। वेट ले लेते हैं, सेंटर पे ले लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं, सेंटर पे ले लेते हैं, सारी फोर्सेस को उठा के कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, सेंटर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो हम बनाते तो बॉडी हैं, बट हम स्टडी क्या कर रहे होते हैं, उस पॉइंट के मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर? हम कैलकुलेट करेंगे center of mass of two particle system. टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे n पार्टिकल सिस्टम के लिए, यानी दो पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करेंगे और जैसे जैसा दो पार्टिकल के लिए होगा सेम वैसा ही हम n पार्टिकल्स के लिए अप्लाई कर देंगे, ओके। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक तो एक्सिस सिस्टम, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इस पे यहाँ कहीं एक पॉइंट मास है m1 और यहाँ कहीं एक पॉइंट मास है m2। तो टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर है r1 और ये पोजीशन वेक्टर है r2। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, a vector that represent the position of particle with respect to origin। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गए। अब इन दोनों पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, मान लो ये इनका सेंटर ऑफ मास है, ये इनका सेंटर ऑफ मास है, एंड लेट्स से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है आर वेक्टर, ये आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है और हमको आर वेक्टर कैलकुलेट करना है। लाइक वी नो द मासेस, वी नो देयर पोजीशन, नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। हम मान लेते हैं कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सिस्टम पे, से दिस इज F1 एंड दिस इज F2। आर्बिट्रेरीली आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, ओके। नाउ अब इन पैरामीटर्स को मैं कुछ को यहां डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है। मास ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पूरे सिस्टम के मास को हम सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर कर सकते हैं, तो मास ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 प्लस m2, राइट। फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, सारी फोर्सेस को हम सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर कर सकते हैं। दो पार्टिकल सिस्टम है, उसमें दो फोर्सेस लग रही है, तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स क्या हुई, F1 प्लस F2, राइट। नाउ बाय सेकेंड लॉ, बाय सेकेंड लॉ किसका, न्यूटन का, F इज इक्वल टू डी पी सी एम अपॉन डी टी, वेयर पी सी एम इज व्हाट, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। F1 is equal to d p1 by dt, F2 is equal to what, d p2 by dt, right। इतना समझ में आ गया। बाय सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू dp by dt, so we will use this sum of force is what, sum of force, so that is T P C M upon dt
इज इक्वल टू डी P1 अपॉन dt प्लस डी P2 अपॉन dt. The force on center of mass is equal to sum of force on two particles. तो उनको F को हमने dp by dt से रिप्लेस कर लिया. Now P is what? mv. ठीक है. अब इसमें दोनों साइड से d by dt हटा दो तो what you will find? दोनों साइड P d by dt है. So this is first result for the center of mass. What is that? Sum of momentum of all particles may be taken as momentum of center of mass. यानी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके मोमेंटम का वेक्टर सम करो तो दैट विल बी द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. राइट. अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. राइट. तो इसको हम फर्दर, दैट इज मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज हाउ मच? m1 प्लस m2. देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. राइट. मोमेंटम को हमने mv में कन्वर्ट कर दिया. वेलोसिटी इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. तो पोजीशन क्या है? r1 r2 एंड r. ठीक है. सो वी कैन राइट m1 प्लस m2 d r बाई dt इज इक्वल टू m1 d r1 बाई dt प्लस m2 d r2 बाई dt. क्लियर? v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी. डी एस बाई डी टी पढ़ते हो ना, तो यहाँ एस इज व्हाट? पोजीशन. यहाँ पे हमने पोजीशन क्या ली? r. तो डी आर बाई डी टी हो गया. अब फिर डी बाई डी टी हटा दो सब साइड से, दोनों साइड से, तो क्या आएगा? m1 प्लस m2 इंटू r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2. And finally what we get? The position of center of mass r is m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. तो अगर आपको मासेस मालूम है और उनकी पोजीशन मालूम है तो आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो. इज इट ओके? तनश्री, स्पर्श, हो गया क्या? आरुषि, समझ में आ गया सब लोगों को? कुछ पूछना है किसी को? नहीं. नहीं. अभी मैं और एक्सप्लेन करता हूँ. ये तो जस्ट एक कैलकुलेशन थी जो हमने की यूजिंग द सेकेंड लॉ. ठीक है. बाकी और एक्सप्लेन करता हूँ सेंटर ऑफ मास को क्या होता है. पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एन पार्टिकल सिस्टम में. सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम हमने दो के लिए कैलकुलेट किया. अगर आप पूरे डेरिवेशन को देखोगे उसमें हम m1 m2 m3 mn ले लेते तो क्या होता? ठीक है. तो उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं. दैट विल बी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस and so on plus mn. So this way we can find out the center of mass of n particle system. Now we have to find the coordinates. Coordinates of center of mass. देखो ये तो वेक्टर फॉर्म में है. एक वेक्टर को हम उसके कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? लेट r इज इक्वल टू
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मान लिया हमने कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, एक्स वाई जेड, तो वी कैन राइट द पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये समझने में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। तो सिमिलरली हम R1 को क्या लिख सकते हैं, x1 i y1 j z1 k। यहां पे x1 y1 z1 क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मास m1, राइट। और सिमिलरली m2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो उससे पोजीशन निकाल सकते हैं, और अगर पोजीशन मालूम है उससे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, राइट। एंड सिमिलरली आर एन का क्या हो जाएगा, एक्स एन आई प्लस वाई एन जे प्लस जेड एन के।